बहस की है। नाज़रीन, परवेज खटक पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं, लेकिन न्यूज़ फुटेज में आपने कभी नहीं देखा होगा कि उन्होंने वजारत दिफा के हवाले से कभी कोई मीटिंग चेयर की हो। हाल ही में उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक निहायत मुतनाज़ा बयान दिया। वजीर दिफा परवेज खटक का यह कहना था कि महंगाई जो होती है वो मुल्क के लिए अच्छी होती है। इसका मतलब ये होता है कि इंडस्ट्री का पहिया चल रहा है, लोग तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि आप मुझे गरीब ढूंढ कर दिखा दें। हालांकि उनके जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं लंगर खाने खोल रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पनाहगाहें खोल रहे हैं ताकि जो लोग रोजी रोटी अफोर्ड नहीं कर सकते वो उन लंगर खानों से खाना खा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि या तो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान गलत हैं या वजीर दिफा परवेज खटक गलत है, क्योंकि दोनों बैक वक्त ठीक नहीं हो सकते। वजीर दिफा परवेज खटक ने पार्लियामेंट के अंदर अपनी मुतनाज़ स्टेटमेंट में क्या कहा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए। इस मुल्क में महंगाई नहीं हो, सब कुछ रुक जाए तो वो मुल्क रुक जाएगा। ना कोई उगाएगा, ना कोई इंडस्ट्री चलाएगा और ना कारोबार होगा, तो किस तरह मुल्क चलेगा। ये अजीब फिनोमेना शुरू किया हुआ है कि महंगाई महंगाई गुर्बत। मैं चैलेंज करता हूँ, आए जाए फिरे, मैं अपने सूबे के बात करता हूँ, आए मेरे साथ फिरे, मुझे गरीब पैदा करके दिखा दें तो फिर मैं कहूंगा कि तुम बड़े सच बोल रहे हो। ये सारा एक ड्रामा है, ये अपोजिशन का ये ड्रामा है और ये ड्रामा नहीं चलेगा। अब लोग समझदार हो गए। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोविड-19 के दौरान 38 लाख अफराद बेरोजगार हुए, अपनी नौकरियों से महरूम हुए और जो गुर्बत की शरह है वो 33% से बढ़कर 41% पर आ गई। और वजीर दिफा परवेज खटक ये कहते हैं कि मैं चैलेंज करता हूं कि आप मेरे साथ मेरे सूबे में चलें, आप मुझे गरीब ढूंढ कर दिखा दें। मैं नहीं समझ पाया कि वजीर दिफा परवेज खटक की इस गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट का मतलब क्या था। एक जानिब एहसास प्रोग्राम की सानिया निश्तर उन गुरबा को कौमी धारे में लाने के लिए टैक्स के पैसों से 270 अरब रुपए तकसीम करने की प्लानिंग करती रहती हैं और अपने इस प्रोग्राम को स्टेट ऑफ द आर्ट करार देती हैं। अगर परवेज खटक की बात दुरुस्त तस्लीम कर ली जाए तो फिर सानिया निश्तर एहसास प्रोग्राम के तहत कौम के 270 अरब रुपए भी जाया कर रही हैं। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम आमिर कुरैशी साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मोहतरम वहीद गुल साहब PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं और मोहतरम मियां इमरान अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। इमरान, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। मुझे ये बताइएगा कि वजीर दिफा परवेज खटक का वजारत दिफा से तो कुछ खास लेना देना है नहीं। हमने पिछले दिनों उन्हें पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ा खतरनाक मिसाइल ऑपोजिशन की जानिब मारते हुए भी देखा। इस स्टेटमेंट का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके ख्याल में अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है क्या? बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने जो बात की है ना कि इसका मकसद क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इसका मकसद क्या है। क्या इसका मकसद आवाम को आगाह करना है या इसका मकसद प्राइम मिनिस्टर को खुश करना है या उनको यह बताना है कि भाई मैं भी आपकी सफ में शामिल हूं, जब सब अपोजिशन को गालियां दे रहे हैं तो मेरे हिस्से में ये आया है और मैं ये कह देता हूं जो मुझे समझ आती है। तो उनको जो समझ आया उन्होंने वो कह दिया, जबकि हकायक ये है कि वजीर दिफा साहब फरमाते हैं कि महंगाई होगी तो मुल्क चलेगा, यानी कि उनके मुताबिक जब महंगाई होती है तो मुल्क तरक्की करता है। जबकि अगर आप देखें तो साउथ एशिया, जनूबी एशिया के अंदर पाकिस्तान में महंगाई सबसे ज्यादा है जो कि 10.8% है। इस तनासुब से अगर देखा जाए तो फिर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क होना चाहिए था। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूं कि जिन लोगों के बारे में ये कहते हैं कि वो खुशहाल है, तो मेरा ख्याल है उनका जो नजरिया है, उनकी जो अप्रोच है वो शायद अपने भतीजों, भांजों, भाइयों और खानदान की तरफ है जिनको उन्होंने इस पूरी पॉलिटिक्स के अंदर नवाजा है, जिन्होंने मिलें बनाई हैं और जो माफियाज के साथ बैठे हुए हैं, जिन्होंने शुगर से पैसा कमाया, जिन्होंने आटे से पैसा कमाया, ये वो लोग हैं। आपको याद होगा इमरान के जब वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में चाय बिस्किट का जो बिल था जो उनके जिम्मे पेंडिंग था वो 26 लाख रुपए से जायद का था। जब आपने सरकारी खजाने से चाय बिस्किट भी इस्तेमाल करने हो तो फिर आपको कहां नजर आएंगे गरीब और आपको क्या समझ आएगी कि गुर्बत होती क्या है?
है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूं कि जिस जगह पे ये बात कर रहे हैं कि यहां पर कोई गरीब नहीं है, वहां पर सबसे ज्यादा बिजली चोरी होती है। जो इंडस्ट्री वहां पर लगती है वहां पर सबसे ज्यादा बिजली चोरी की जाती है, जहां पर इनको गरीब दिखाई नहीं देता। और इन्हीं के सूबे के अंदर जो हालात हैं वो अगर आप जाके डेवलपमेंट के देख लें तो आप कानों को हाथ लगाएंगे कि वहां पर जो गरीब है वो किस तरह से रह रहा है। सिर्फ एक चंद मखसूस तबका है जो कि इसको ऊपर लेके जा रहा है। साथ साथ मैं आपको इस बात की निशानदेही भी करता चलूं कि ये समझते हैं कि महंगाई करने और कर्जे लेने से मुल्क चलता है, और इसी असना में शायद इन्होंने आज, यानी कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज के दिन कैबिनेट ने यह अप्रूव किया है कि पाकिस्तान की जो मोटरवे है, लाहौर से जो इस्लामाबाद की मोटरवे का सिर्फ एक हिस्सा जो कि चकवाल से इस्लामाबाद का था वो रह गया था, जिसको गिरवी नहीं रखा गया था, आज उसको गिरवी रखने की अप्रूवल जो है वो कैबिनेट से ले ली गई है। इसके साथ साथ जो इन्होंने लोन्स लेने के हवाले से जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, कराची एयरपोर्ट पहले से गिरवी रखा जा चुका है, आज लाहौर एयरपोर्ट और इसके साथ साथ मुल्तान एयरपोर्ट जो है, इन दोनों को भी गिरवी रखने के लिए कैबिनेट में समरी मूव कर दी गई है। और उसके अगेंस्ट वो लेंगे 1.8 ट्रिलियन का लोन, यानी कि वो स्कूक बॉन्ड इशू कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट में उन्होंने ये आपकी जो मुल्क की जायदाद है इसको वो गिरवी रखवा रहे हैं। आपके पास मेरा ख्याल है कि सिर्फ यही इसी को तरक्की समझते हैं कि महंगाई बढ़ जाए, लोन बढ़ जाए। पेंट की है इमरान ने वहीद गुल साहब के। एक जानिब वजीर आजम इमरान खान जो हैं वो लंगर खानों का इफ्तिताह कर रहे हैं, पनागाहों का इफ्तिताह कर रहे हैं, सानिया निश्तर एहसास प्रोग्राम के तहत गुरबा की फहरिस्त बनाकर उनमें पैसे तकसीम कर रही हैं, और वजीर दिफा परवेज खटक ये कहते हैं कि आप मुझे गरीब जरा ढूंढ कर दिखाएं। वहीद गुल साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ी सी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपनी रुदात आपको थोड़ी सुनाना चाह रहा हूँ कि लाहौर से मैं आज ही वापस आया हूँ। लाहौर से गवादर तक का सफ़र बिजनेस टूर था हमारा, और हम लोग हैं ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री से वाबस्ता जो चाइनीज मोटरसाइकिल है। आप यकीन जानिए कुरैश साहब बैठे हैं, कोई हुकूमती बंदा जो है वो जो सर्वे करवा ले कि वो इंडस्ट्री जिसने एक वक्त के अंदर बूम किया था और जिसकी वजह से गरीब आदमी को एक सस्ती मोटरसाइकिल मिल गई थी, वो इंडस्ट्री आज धड़ाधड़ जो है वो बंद हो रही है। और उसके बंद होने की वजह से हजारों नहीं लाखों खानदान जो है वो इस वक्त बेरोजगार हो गए हैं। तो जब बेरोजगारी, हुकूमत तो ये कह रही है कि सबसे ज्यादा मोटरसाइकिलें बिक रही हैं, हुकूमत तो इस बात का क्रेडिट ले रही है कि सबसे ज्यादा कारें फरोख्त हो रही हैं। वहीद गुल साहब देखिए, मैं यही तो मैं कहता हूं कि आप फिगर उठाकर जो है वो देख लें कि 2016-17 की जो फिगर है वो क्या थी और आज इनकी हुकूमत के अंदर जो है वो फिगर क्या है। यकीनी तौर के ऊपर यही तो वो बात है कि होंडा मोटरसाइकिल जो कि कीमती मोटरसाइकिल है, उसने कई गुना जो है वो कीमत बढ़ा दी हुई है। मोटरसाइकिल की खाली बात कर रहा हूं। उसकी वजह ये थी कि एनालिसिस ये है जो हमने निकाला है वो ये था कि जो बड़ी कार वाला था वो छोटी पे आ गया, छोटी वाला मोटरसाइकिल पे आ गया, और जब वो मोटरसाइकिल पे आया तो वो चाइनीज पे नहीं आया बल्कि होंडा के ऊपर आ गया। तो इस तरह से वो बढ़ गई, और इस तरह से जो एक आपका जो कैमरामैन था, आपके जो वर्कर थे, वर्कर तबका था, उसको 38,000 40,000 के अंदर वो मोटरसाइकिल मिल जाती थी, वो आज जो है वो 58,000 के ऊपर वो चाइनीज मोटरसाइकिल जो है वो मिल रही है। तो इसलिए उसकी पावर परचेजिंग जो है वो खत्म हो गई, जिसकी वजह से इंडस्ट्री भी खत्म होती जा रही है और वो गरीब आदमी भी जो है वो बेरोजगार होता चला जा रहा है। मैं सिर्फ एनालिसिस सामने रखने का मकसद ये था कि वल्लाह दयानतदारी से मैंने आपके सामने ये एनालिसिस रखा है, ये कोई सियासी बात नहीं है। जहां तक परवेज खटक साहब का ताल्लुक है, ये तब्दीली जो कहते हैं, हाँ तब्दीली मुल्क के अंदर आनी चाहिए, मगर तब्दीली उस दिन आएगी जब पीटीआई ही चाहे ले ले, उसका वर्कर कुरैशी साहब जो है वो अवानों के अंदर होगा, मुस्लिम लीग नून का 100% वर्कर जो है वो अवानों के अंदर होगा, पीपल्स पार्टी का वर्कर अंदर होगा। क्यों कि जब पॉलिटिकल वर्कर असेंबली के अंदर होता है तो वो असर नहीं लेता कि उसको बड़ी लंबी चौड़ी दौलत चाहिए, वो जो है वो वजारतों के पीछे नहीं भागता, वो एक हकीकी तौर के ऊपर अवाम का नुमाइंदा होता है। और जब परवेज खटक जैसे लोग होते हैं जो कि अपनी दौलत के बलबूते के ऊपर आते हैं
और पूरे पूरे खानदान को असेंबलियों की अच्छा, जीनत बना देते हैं। आमिर कुरैशी साहब, इससे पहले कि मैं परवेज खटक की स्टेटमेंट के ऊपर आपसे बात करूं, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के वजीर रेलवे जो हैं आजम सवाती साहब, वो रेलवे के उमूर पर गुफ्तगू करते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब बताते हैं कि पाक अफगानिस्तान बॉर्डर की जो फेंसिंग है वो कब मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन जो हमारे वजीर दिफा हैं परवेज खटक साहब, वो कभी वजारत दिफा के मुतालिक गुफ्तगू करते हुए हमें नजर नहीं आए। आमिर कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस भाई, गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल है कि जो परवेज़ खटक साहब हैं वो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल बड़े अच्छी तरह समझते हैं, और उनकी जो मीटिंग्स हैं वो भी आज तक कोई रूटीन में देखें, रूटीन में आज तक कोई देखें बहुत सारी परवेज खटक वजारत दिफा की कोई मीटिंग चेयर कर रहे हो। इमरान, आपने देखी है कभी? बिल्कुल नहीं, हमें हमारी इतनी किस्मत का बहुत सारी चीज़ें जो है वो मंजर पे होती हैं, कुछ बैक एंड पे होती हैं। तो ज़रूरी नहीं, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है, हर वजीर का अपना काम करने का एक तरीका होता है कि उसने कुछ चीज़ों को मंजर पे लेके आना है। बाकी पाकिस्तान से गरीब खत्म हो गए? नहीं, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। अच्छा, मैं देखें जी, गुजारिश ये है कि इस बात से तो कोई बंदा भी इनकार कर ही नहीं सकता कि पाकिस्तान से गुर्बत या गरीब का खत्म होना। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने जो मैं सर इसके ऊपर मुझे बात कर लेने दें। जो प्राइम मिनिस्टर ने एहसास प्रोग्राम आपने अभी बताया वो शुरू किया, या लंगर खाने का हमने काम शुरू किया, उसके बाद हेल्थ कार्ड के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने जो काम कर रहे हैं वो इसीलिए कि जाहिर है कि पिछले 1.5-2 साल से ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ एशिया, पूरी दुनिया एक कोरोना की लहर में है और जिसकी क्राइसिस का शिकार है, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि हमने तो फिर भी दूसरे मुल्कों के साथ अगर अपने आप को कंपेयर करें हम, तो शायद बहुत अच्छा हमने सर्वाइव किया गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से। आप दूसरे जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके साथ अपना मुकाबला कर लें कि हमने बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी की, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि जो ये वबा फैली उसकी वजह से जाहिर है महंगाई और बेरोजगारी जरूर हुई। इससे कोई बंदा, 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार, मैं कह रहा हूं कि इससे कोई बंदा, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अवैस, इससे तो कोई बंदा इनकार कर ही नहीं सकता, सवाए वजीर दिफा के। मैं उस पर भी आ रहा हूँ ना जी, उसका मैं उस पर भी आ रहा हूँ। तो इससे तो ना मैं इनकार कर सकता हूँ कैमरे के सामने, ना आप बात कर सकते हैं इस तरह की। तो देखें जी, जाहिर है दिन ब दिन महंगाई का भी एक मामला है, लेकिन चीज़ों को अब कंट्रोल किया जा रहा है। कुछ मसनूई चीज़ें भी हैं, उनके ऊपर भी गवर्नमेंट काम कर रही है। अब आप बात कर लें वजीर दफा साहब के जो उन्होंने बयान दिया। अच्छा, आपने ना उनका मेरा ख्याल एक लाइन चलाई है जिसमें वो कहते हैं कि कौन भूखा सोता है और इस तरह का मामला। गुजारिश ये है उनका, मुझे जो समझ आई है, चूंकि मैंने अभी उनका सुना, मुझे जो उनकी बात से समझ आती है वो ये आती है कि जाहिर है कि आज से अगर आप बात कर ले 2012 में या 13 में या 14 की बात करें, जब अगर चीनी का रेट ले लें या आप आटे का रेट ले लें तो आज से आधा था। ऐसे ही है, मतलब अगर आज आटा आप रोटी 6 रुपए से 12 रुपए की होगी, 12 रुपए होगी ना, डबल हो गया। तो लेकिन उसका वो जो कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि उस वक्त मजदूर जो है वो 500 रुपया लेता था, आज मजदूर जो है वो दिहाड़ी भी 1000 रुपया ले रहा है या 1200 रुपया ले रहा है। इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है। नहीं, देखे ना, उसकी इनकम भी तो डबल होगी ना। मजदूर 1000 और 1200 रुपए ले रहा है। जी साहब, मैं बड़े वसूख से आपको ये बात कर रहा हूँ। नहीं, आप देखिए वसूख से बात नहीं कर रहे। मेरी हुकूमत ने 20,000 रुपया तनख्वाह रखी है, वो मिनिमम वेज रखी है, मिनिमम वेज 20,000 रखी है और मजदूर 30,000 ले रहा है। तो आप देखें ना, ऐसे ही है। आप जरा बाहर निकल के तो देखें, आप बाहर निकल के तो देखे ना, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। हम आपको और परवेज खटक को इकट्ठे दावत देते हैं कि हमें नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं, मैं ना परवेज खटक साहब का स्पोक्स पर्सन हूं। वो जाहिर है वजाहत उन्होंने अपने बयान की खुद ही देनी है। हमारे वो वजीर है, जाहिर है उनकी बात को आगे लेके चलना और उसके ऊपर बात करना। गलत बात को नहीं, गलत बात को मैं ना डिफेंड कर रहा हूं। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि देखिए, गुर्बत से, बेरोजगारी से ये इनकार नहीं है, लेकिन एक मजदूर खुशहाल हो गया है। आप चल के देख ले सुबह मेरे साथ कि जो 2012 में या 13 में रेट था, आज क्या रेट है। 2012-13 में जो मिनिमम वेज थी वो मेरा ख्याल है 12.5 या 13,000 थी, आज वो 20,000। अच्छा, इस आपकी बात का एहसन इकबाल साहब ने पार्लियामेंट में जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि आपकी गवर्नमेंट ये कहती है कि
1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। वो दुनिया की कौन सी इकोनॉमी है जिसके अंदर 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएं और उसका जीडीपी -0.94 से जंप करके +3.94 के ऊपर हो जाए? आमिर कुरैशी साहब, देखिए, गुजारिश ये है, ये हमेशा इन्होंने कागजी बातें की हैं और किन्होंने? आपकी गवर्नमेंट ने? ना, इन्होंने हमेशा, ये आपकी गवर्नमेंट मेरी गुजारिश तो सुन लेना, तो कि 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और जीडीपी ग्रोथ एक तो बात से आगे बात पकड़ लेते हैं। तो इसी तरह ये हमारे जो फिगर्स हैं, जो चीजें हैं, इसके ऊपर अपोजिशन सिर्फ तनकीद के अलावा, क्योंकि अब इनको नजर आ रहा है कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जी हाँ, चीजें, छोटी डबल रोटी 42 से बढ़कर 65, मैंने बिल्कुल कहा 42 से 65 होगी, लेकिन आप देखें ना, जब आप आए थे, जब आपने, मैं आपसे पूछूंगा नहीं, आप ईमानदारी से बता दें कि जब आप प्रोग्राम करने आए थे तब आप क्या कमा रहे थे और आज क्या कमा रहे हैं। चीजों में फर्क तो पड़ता है। देखिए, महंगाई भी उसी तरह हुई है। मैं पहले आपसे 100% एग्री करता हूं, 100% एग्री करता हूं। आप भी सच नहीं बोल पाएंगे कि आज आप क्या कमा रहे हैं। नहीं, वहीद गुल साहब, मैं जो कमा रहा हूं उसका इस प्रोग्राम के मौजूद से अगर कोई ताल्लुक है तो मैं इमरान अहमद के सामने अपनी कमाई डिक्लेयर करने को तैयार हूं। हम कहते भी नहीं, डिक्लेयर करने को तैयार हूं, लेकिन इमरान मुझे ये बताइएगा, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर, इमरान मुझे ये बताइएगा कि वाकई अगर पाकिस्तान का एक आम आदमी इतना खुशहाल हो गया है तो ये जो 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान का जीडीपी -0.94 से जंप करके +3.94 हो गया है और वजारत तवानाई के मुताबिक जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो 12% कम हुई है। ये कैसा जीडीपी ग्रोथ है इमरान? मैं जी, आप जीडीपी ग्रोथ के ऊपर तो मैं बड़ा डिटेल में जरा आपसे बात करता हूं। मैं जरा पहले हमारे जो भाई बैठे हैं उनको ये बता दूं कि वो फरमा रहे हैं कि मुल्क के अंदर महंगाई डबल डिजिट में चली गई है तो आमदन भी बढ़ गई है। साथ उन्होंने आपको रेफर किया कि आप अपनी कमाई बताइएगा। मैं आपको बताता हूं कि मीडिया के अंदर हालात क्या हैं। यहां पर सब हालात ये हैं कि जब से आपकी गवर्नमेंट आई है, जिस चैनल को 3 लाख रुपया पर मिनट का रेट मिलता था, जिसको 50,000 रेट मिलता, सुनने मेरी पूरी बात सुन ले, इसके बाद इस इंडस्ट्री के जो पैसे थे फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं दिए और चैनल्स ने लोगों को फायर किया है और सैलरीज के ऊपर 40% से ज्यादा कट लगा है। और आप जो बात करते हैं ना कि आप कह रहे हैं कि आम आदमी देखे मजदूर कितना कमाता है, तो मैं आपको इसका भी रियलिटी बता देता हूं कि अगर आपके पास 2018 के अंदर 1 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा हुआ था और आपने उसका कुछ नहीं किया, सिर्फ बैंक में पड़ा रहने दिया है, तो 2020-21 में जहां पे आप बैठे हुए हैं उस वक्त उसकी जो वैल्यू है वो बस ज्यादा से ज्यादा भी 40 लाख रह गई है। 60 लाख उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। पड़े पड़े उसने उसका कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिकली रुपया डी वैल्यू हो गया। यह है रियल फैक्ट। और जो आप बात कर रहे हैं ना कि मजदूर की जो आमदन बढ़ गई है, इस पूरे मुल्क में सब मजदूर नहीं रहते हैं। इसमें सबसे बड़ा तबका जो है वो सैलरीड क्लास है और जो सैलरीड क्लास के एक्सपेंसेस इतने बढ़ चुके हैं कि वो अपना जो बोझ है वो किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर पा रहा। कारोबारी लोग तो फिर भी महंगाई होती है तो अपना बोझ ट्रांसफर कर देते हैं। इमरान, आपको पता है कि इस महंगाई में वजीर आजम इमरान खान ने बजट में अपनी तनख्वाह 8 लाख से बढ़ाकर 24 लाख कर ली है। और आप ये देखिएगा कि इन लोगों को, मैंने आपसे पहले कहा है ना कि वजीर दिफा साहब को नहीं पता महंगाई क्या है। उनका तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, उनके तो कारोबार बढ़ रहे हैं क्योंकि माफियाज बढ़ रहा है। अब बात कर ले जीडीपी पे, जो आपने मुझसे पूछा था। जीडीपी के ऊपर अभी जनाब ने ये फरमाया कि भाई जो ऑपोजिशन है ना, ये तो कागजों में बात करते हैं। जनाब, अब हम आपको बताते हैं कि आप कैसे बात करते हैं। ऑपोजिशन को तो छोड़ दो, तो मान लिया कि उनको तो कुछ भी नहीं आता। आपके हालात ये है कि जब आपने 3.94 का जीडीपी का नेशनल अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ, अचानक वो जो इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर अली रजा साहब बैठे हुए थे, स्टेट बैंक की नुमाइंदगी कर रहे थे और वजारत खजाना वहां पर बैठी हुई थी। आपने जब कहा कि 3.94 हमारा जीडीपी है, स्टेट बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी और उनकी 2 घंटे की बहस हुई। 2 घंटे की बहस के बाद आपने वो मीटिंग खत्म कर दी, बेनतीजा खत्म हो गई। बाद में वजारत खजाना के ऊपर से फोन आया और उन्होंने कहा कि इसको एक्सेप्ट किया जाए, तो 2 घंटे की ब्रेक के बाद दोबारा बैठे गए और उन्होंने चुपचाप उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये बात आप पूरी जिम्मेदारी से, मैं पूरी जिम्मेदारी, मैंने अपने कॉलम में इसको मेंशन किया है और हर जगह इस पर मैंने बात की है, तमाम चैनल पे बैठ के बात की। कोई इसको चैलेंज कर दे कि ऐसा नहीं हुआ तो मैं उसको एक पेनल्टी भरने को तैयार हूं। इसके साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जो आपने वीट को आप बात करते हैं
ना कागजी कार्रवाई, तो कागजी कार्रवाई मैं आपको बताता हूं, एक आपने मिनट रुक क्या जाइए बताया? इमरान, जरा बात लंबी हो जाएगी, मैं वापस आपके पास आऊंगा। बहुत अच्छा ये कंटेंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है वहीद गुल साहब के। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की मीटिंग में बैठकर कहता है कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 3.94 नहीं है, और बाद में वजारत खजाना इमरान अहमद साहब ने जिस तरह दावा किया है कि डंडे के जोर से इस फिगर को मनवाती है। क्या वहीद गुल साहब, क्या पेपर्स के अंदर फिगर्स चेंज करने से हम ग्राउंड में जो गरीब घूम रहे हैं उनके पेट में रोटी और सालन डाल पाएंगे? वहीद गुल साहब, बिल्कुल यही सही आप फरमा रहे हैं, मगर ये सुने तो तब है ना। अब देखिए, आज मैं आपको बताता हूं आज की फिगर के 160 रुपया जो है वो किलो एलपीजी का जो है वो रेट हो, जी हाँ बिल्कुल, जो कि गर्मी के अंदर कभी भी आपने नहीं सुना था कि एलपीजी के रेट के अंदर जो है वो बढ़ोतरी हो। सर्दियों के अंदर लामाला जब शॉर्टेज होती थी तो 10-20 रुपए का फर्क जो है वो पड़ जाता था। अब जब 160 रुपए एलपीजी का रेट मिलेगा तो फिर मुझे बताएं कि वो मजदूर जो एक होटल के ऊपर खाना खाने के लिए जाएगा, मैंने एनालिसिस किया था कि वो 300 रुपए का कम से कम जो है वो एक दिन के अंदर जो है वो नाश्ते से लेकर शाम का खाना जो है बड़ी मुश्किल से खाता है। तो अब ये बढ़कर जो है वो 400 रुपया हो जाएगा। तो अगर ये 20,000 रुपया भी उसको देंगे तो उसका तो 12,000 रुपया सीधा सीधा एक बंदे का खाने के ऊपर ही जो है वो सर्फ हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये एनालिसिस इनके पास या तो सिरे से है ही नहीं, क्योंकि इनकी आप लेकिन गवर्नमेंट ये भी तो कहती है ना वहीद गुल साहब कि हम एहसास प्रोग्राम के जरिए अरबों रुपए गरीब लोगों में तकसीम कर रहे हैं, और वो हर बंदे के हिस्से में इतने कम पैसे आते हैं कि वो 2-3 जो है दिन चौसा की पेटियां अगर खा ले तो वो पैसे खत्म हो जाते हैं। बकिया 27 दिन वो है वो उस पैसे का किसी काम में नहीं ला सकता। सिर्फ एहसास है तो जहांगीर तरीन साहब का है कि उनको जो है वो किस तरह से बचाना है। अगर इनको एहसास है तो गंदम स्कैंडल के अंदर जो मिनिस्टर थे उनको कैसे बचाना है। मैं समझता हूं गरीब आदमी का क्या इन्होंने जो है वो एहसास करना है। आपने खुद अभी बताया कि जो इमरान खान साहब कहते थे कि मेरा 2 लाख रुपए के अंदर गुजारा नहीं होता, उन्होंने 8 लाख और 8 लाख से जम मारकर 24 लाख रुपया जो है वो अपनी तनख्वाह को बढ़ा दिया। और इसी तरह से 1 अरब रुपया से ज्यादा सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस का एक सिंगल बंदे का जो है वो खर्चा हो गया, और वो कह रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो है वो रहता नहीं हूं। तो ये एहसास है गरीब आदमी। एक जानिब आमिर कुरैशी साहब, हुकूमत कहती है कि महंगाई जो है उसके बावजूद गुर्बत की शरह में कमी हो रही है, गरीब कम हो रहे हैं। वजीर आजम पाकिस्तान एक बजट में अपनी तनख्वाह में 300% इजाफा कर लेते हैं और सरकारी मुलाजमीन के लिए 10% इजाफा। क्या रियासत माँ है अगर, तो क्या वो सौतेली माँ है? आमिर कुरैशी साहब, नहीं वैसे भाई देखें, चीजें पहले भी इसी तरह ही चल रही थी। जो पहले भी इसी तरह चल रही थी। नहीं मेरी नए पाकिस्तान गुल साहब जो बात तो करने देना आप। अगर वहीद साहब वो सही कह रहे हैं, उन्होंने आपको नहीं टोका, आप भी उन्होंने ना टोके, उन्हें बात पूरी करने दें। अब आप अगर पंजाब की बात कर लें तो इस दफा पंजाब का जो इस तरह पंजाब में 615 बच्चे अगवा हुए। नहीं मेरी बात आपकी एनर्जी जाया होगी, आप उन्हें बात करने दें। आप अपने सामने पेपर पेंसिल के ऊपर पॉइंट्स लिख लें कि मैंने आमिर कुरैशी की इन बातों का जवाब देना है, मैं आपको नहीं टोकूंगा, आमिर कुरैशी आपको नहीं टोकेंगे। एग्जैक्टली आमिर साहब कंटिन्यू कीजिएगा। अब वैसे भी अगर आप पंजाब में देखें ना जी, जो पंजाब में इस दफा सीएम हाउस का खर्चा है वो इनके जो अखराजात होते रहे हैं 18 करोड़ का इजाफा हुआ है। बिल्कुल नहीं जी बिल्कुल आपके बजट सर नहीं हुआ। चले आप अपनी बात पूरी करें। उनका तकरीबन 50% खर्चा हुआ है। अच्छा जी, आप उसके फिगर्स निकाल के देख ले। इनका तकरीबन 24 करोड़ रुपए का खर्चा होता था, जो कि कम होके 13-13.5 करोड़ रुपए इस साल का खर्चा है। ठीक है जी, चीजें हम कंट्रोल कर रहे हैं, चीजें टाइम लगता है चीजों को बेहतर होने में। जाहिर है कि इसमें मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की कि जो आपकी बात महंगाई की है, बेरोजगारी की है, उससे कोई बंदा मुनर्रफ नहीं हो सकता, ना है। गुजारिश ये है कि जब, लेकिन इसका दूसरा एंगल भी देखें ना, जब देखे जो हालात पिछले 1.5-2 साल से पूरी दुनिया पे आए हुए हैं और जो मसाइल सारी दुनिया फेस कर रही है, जिसमें हम भी उसका हिस्सा है, उसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि जिस डायरेक्शन के ऊपर और जिस सिमत के ऊपर अभी मेरे भाई इमरान भाई ने कहा
कि जी जिस बंदे के अकाउंट में 1 करोड़ रुपया था 2018 के अंदर, आज उसकी वैल्यू तकरीबन 40 लाख रुपए रह गई। अच्छा, आप इसको कोरिलेट करते हैं डॉलर के साथ, इसी तरह ही है जी, इसी तरह ही है भाई। तो डॉलर जब हम आए थे 129 रुपए का डॉलर था, तो अगर आज 152 का है तो हम 157 रुपए 50 पैसे का आज जो है क्योंकि लोग बाहर भी नहीं जा रहे, स्टूडेंट्स भी बाहर नहीं जा रहे, ठीक है, आपके पास डॉलर जमा हो रहा है बाहर से जैसे भी है, जैसे भी मैं उस देखिए ना, आज की मैं फिगर की बात कर रहा हूँ, 152 52 है, चलो इनको 157 मिलता होगा, उसमें मैं अब इस पे मैं, तो वो आपकी जो इन्फ्लेशन है मेरा ख्याल है जो बढ़ा है वो 15 या 20% बनता है। अगर देखें उसके हिसाब से आप 2 साल में देखें कि आपने सैलरीज कितनी इंक्रीज की लोगों की, आप कितनी इंक्रीज की, आप देखिए इस बजट में भी 10% 10%, और वजीर आजम की पिछले साल कोई इंक्रीज नहीं, और वजीर आजम की 300%। देखिए मेरी जस्टिफाई, देखिए जस्टिफाई इसी तरह है कि हर एक जो कर लो करना है, नहीं ऐसे नहीं है, वैसे ऐसे आप तो फिर उसको थ्रो अवे कर देते हैं ना हर बात को, बिल्कुल ऐसे नहीं है। देखिए जरूरत के मुताबिक जो चीजें हैं उनको किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। असल में इसके प्रॉपर फिगर भी नहीं है मेरे पास क्योंकि मैं इसके ऊपर कमेंट कर सकूं। हुकूमत पाकिस्तान ने किस सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में 300% मैं कह रहा हूं कि किसी के नहीं हुए, किसी के नहीं हुए, इसकी भी मेरे पास प्रॉपर फिगर नहीं और है। मिसालें रियासत मदीना की बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल उमर के पास जो चादर होगी वो तो हर बंदे के पास भी चादर होगी। जब बढ़ेंगी, जब आपके पास सैलरी स्लिप आएगी तो उस पर तब बात कर लेंगे, प्रोग्राम भी। तो ये जो बजट डॉक्यूमेंट है गलत कह रहा है? नहीं, मैंने अभी नहीं देखा, मैंने आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैंने नहीं देखा। चलो मुझे एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट से ये पूछेंगे कि हुकूमत के जो दावे हैं कि महंगाई के बावजूद गुर्बत में कमी हुई है, गरीब ढूंढे से नहीं मिलता, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दावे करती है कि हमने इक्तसादियात को दुरुस्त समत के अंदर गामजन कर दिया है, लेकिन इमरान अहमद आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद अगर लोग भूख से, गुर्बत से, बेरोजगारी से खुदकुशियां कर रहे हैं, अगर लोग बेरोजगार हो रहे हैं, अगर लोग बिजली का बिल अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर जो 2018 में बिजली का यूनिट 9 रुपए था अगर वो आज 26 रुपए है, तो क्या ऐसे में इंडस्ट्री जो है वो सस्टेन कर पाएगी? एक आम आदमी सस्टेन कर पाएगा? इमरान देखिए जी, जहां तक महंगाई की बात है, मैं आपको एक चीज पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि जो गवर्नमेंट फिगर्स देती है उसमें भी वो मैनिपुलेट करती है, जो कि सबसे ज्यादा दुख की बात है कि आप कम से कम आवाम के सामने सच तो रखिए, उनको ये तो बताएं कि भाई ये हो गया है, आपको कोई घर नहीं भेज देगा, जब इलेक्शन आएगा तब देखी जाएगी। लेकिन आप जो झूठ बोल रहे हैं, अभी मैं जब बात मुकम्मल कर रहा था अपनी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि नेशनल अकाउंट्स कमेटी के अंदर कैसे गलत फिगर्स दिए गए, और उसमें जो आपकी वीट क्रॉप है यानी कि जो गंदुम है जो हम खाते हैं, जो कि हर घर की जरूरत है, उसकी जो फिगर्स दी गई नेशनल अकाउंट्स कमेटी के अंदर, वो जो फेडरल गवर्नमेंट ने फिगर दी वो फिगर जो थी वो कम थी, और नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने जो फिगर रिपोर्ट की वो ज्यादा थी, जिससे आपका जीडीपी जो था वो ऊपर गया। और इस तरह से 10 ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैंने अपने कॉल में भी डिस्कस किया, मैं यहां भी बता सकता हूं कि उन्होंने किस तरह से उसको बढ़ाया। लिहाजा जो मैनिपुलेशन ऑफ फिगर्स है असल में वो कमाल है, और जिससे आप जो इस वक्त बात कर रहे हैं कि हमारा लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसके ऊपर 500 अरब से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो गई है, उसमें तरक्की हो रही है, वीट क्रॉप बेहतर होगी, सारी क्रॉप बेहतर हो गई है। ये अचानक एक ही 2 महीनों में कैसे हो गया? महंगी बिजली के साथ अगर टेक्सटाइल सेक्टर को मराहत है तो हर सेक्टर को तो मराहत नहीं है, और पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी नहीं है, तो क्या महंगी बिजली के साथ पाकिस्तान के अंदर हम सस्ती प्रोडक्ट्स बनाकर लोगों को खरीदने के ऊपर आमादा कर सकते हैं? इमरान, मैं परसों चैम्बर के लोगों के साथ बैठा हुआ था, नाम यहां पर नहीं बताऊंगा, बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे, तो मैंने उनसे इसी बात पे बात की कि आपको पता हमारे मुल्क में टेक्सटाइल सेक्टर जो है बहुत बड़ा सेक्टर, जो टेक्सटाइल वाले बैठे हुए थे वो तो दोनों हाथों उठा उठा के दुआएं दे रहे थे, और जो बाकी इंडस्ट्री है वो कह रही थी कि भी हमारा क्या कसूर है। आप देखिए 9 रुपए का यूनिट मिल रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, और बाकी इंडस्ट्री को 30 से 35 रुपए का, यानी कि जो 20 से 25 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है वो हमारी जेबों से निकाल के
टेक्सटाइल सेक्टर को दी जा रही है। और जब टेक्सटाइल सेक्टर से पूछा जाता है जनाब आप ये बताइए कि आपने एक्सपोर्ट कितनी बढ़ाई है जिसके लिए आपको सब्सिडी दी गई थी, तो वो कहते हैं कि जी देखिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जब हम फिगर्स देखते हैं तो 2018 की फिगर्स को जब आज की फिगर से मैच करते हैं तो आप जो ये जानकर हैरान होंगे कि जो एक्सपोर्ट बढ़ी है वो सिर्फ 1% बढ़ी है और जो रुपया डी वैल्यू हुआ है वो 40% डी वैल्यू हुआ है। यानी कि हम 39% के नेट लॉस पे खड़े हैं, जिसके ऊपर हुकूमत की शादियाने बजा रही है कि हमने टेक्सटाइल सेक्टर को ग्रो कर दिया, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं। अब जब आप लोगों की जेब से पैसा निकाल के सारा टेक्सटाइल सेक्टर को दे देंगे तो उसके बाद बाकी इंडस्ट्री, राइस इंडस्ट्री बैठी हुई है, आपकी चमड़े की इंडस्ट्री बंद हो गई है, आप इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग की पोजीशन में नहीं है, आपकी छोटी सनतें बंद होती जा रही। सिर्फ क्या टेक्सटाइल के चल जाने से मुल्क चल सकता है? और दूसरी बात यह है कि आप टेक्सटाइल के साथ साथ जो कॉटन की क्रॉप है, मैं उसका भी बताता चलूं, एक मिनट, 2 साल से कॉटन की क्रॉप कम हो रही है आपकी और आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही है, जिसके आप इतने ज्यादा खुश। अच्छा, मुझे वहीद गुल साहब ये बताइएगा कि वो दुनिया की कौन सी हुकूमत है जो जीडीपी को मनफी से +3.94 ले जाने के इनाम में अपने वजीर खजाना को फारिग करके एक नया वजीर खजाना ले आए? वहीद गुल साहब, ये तो आपने बिल्कुल सही तरफ जो है वो निशानदेही की। कमाल ये नहीं है, कमाल ये है कि आप देख लें कि पिछले 3 साल इनकी हुकूमत को आने आए हैं, ये तो हर सेक्टर के अंदर कहते थे कि पुलिस के अंदर हम इस्लाहात करेंगे, लेकिन वो तो कोई इस्लाहात नहीं की। लेकिन इन्होंने आईजी जो है वो कितने बदल दिए, चीफ सेक्रेटरी जो है वो पंजाब के कितने बदल दिए। और अगर बदला नहीं तो जिसको सारी दुनिया समेत जो है वो तन्हाई के अंदर आप अगर इनके एमपी एमएनए को भी सुने तो वो भी ये कहेंगे कि बुज़दार साहब को बदलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बदले। तो बात ये है कि तब्दीली के नाम के ऊपर ये आए थे, मगर जिस तरह से अभी बड़ी जबरदस्त तरीके से एनालिसिस जो इन्होंने किया, मैं एक और बात अहम करना चाहता हूं। बात यह है कि एक्सपोर्ट बिल्कुल जो है वो बढ़नी चाहिए, लेकिन देखिए कितनी बदकिस्मती की बात है कि जो कपड़ा मैं और आप और एक गरीब आदमी जो है जो पहनता है वो सब्सिडी तो जो है वो उसको दी जाती है, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए खाली नहीं, वो हमें तो कपड़ा जो है वो सस्ता वो उन मिलों से जो है वो नहीं आता। आप आज देख लें कि एक सूट जो है वो कितने का आपको बाजार के अंदर मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत को कंट्रोल मोनोपोली अथॉरिटी जो है वो इनकी कोई काम नहीं कर रही। अगर मोनोपोली अथॉरिटी काम कर रही होती तो फिर बिजली का एक बड़ी अहम बात है। बात यह है कि ये शोर कर रहे थे कि बिजली इतनी पैदा कर दी कि अगले 20 साल के लिए बिजली जो है वो इन्होंने मुल्क के अंदर पैदा कर दी। ये भी हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम है। लेकिन आज आप देखें कि कई घंटे लाहौर समेत, लाहौर को तो आप छोड़ें फिर भी बेहतर नजर आएगा, बाकी शहरों में आप चले जाए कि कई 18 घंटे की लोड शेडिंग दुनिया में, और कहीं पर अगर ट्रांसफार्मर जल जाए तो लोगों को एहतजाज करें जब तक वो बाबदा के दफ्तर को आमिर कुरैशी साहब, दुनिया में 195-196 ममालिक हैं। दुनिया में किसी एक ऐसे मुल्क का नाम बता सकते हैं आप जिसकी हुकूमत लोगों को खाना खिलाने के लिए लोगों से ही चंदा मांगती हो? लोगों को देखिए, दुनिया में ट्रस्ट और चीजें तो हर जगह पे होती है। आप इंडिया में चले जाएं, आप बांग्लादेश में चले जाएं, दुनिया में कोई दुनिया में लोगों को सालन तो लोग खिलाने के लिए ऐसे दुनिया में ट्रस्ट भी चलती हैं गवर्नमेंट के साथ। नहीं, लोग आके खड़े, गवर्नमेंट ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो काम है, जो आपके शहर करके लोगों को रोजगार, जो आपके यहाँ पे मुखैर हज़ारात होते हैं वो हर जगह के ऊपर गवर्नमेंट के साथ खड़े होके जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं दुनिया में। सर, दयामर भाषा डैम के चंदे के पैसों का आपने जो किया वो पूरी कौम ने देखा। मैं आज वहां पे मैं आपको बता दूं, सर सुन लेना, तेजी से उस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा हूं जी। 15 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपने 1500 अरब रखे हैं, बड़ी तेजी से काम हो रहा है। मैं आज भी एटीएम मशीन पर पैसे निकालने जाता हूं तो मेरे सामने हुकूमत हाथ फैला के खड़ी होती है कि हमें लंगर खाने के लिए पैसे दें। लंगर ये गवर्नमेंट का ये स्टेचर है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ना पूरी दुनिया में कोई हुकूमत ऐसे करती है? दुनिया में जहां पे भी मुखैर हज़रात होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो हर जगह पे लोगों को लेकर चलते हैं, सोसाइटी को। देखा गवर्नमेंट ने तो लोगों से डिस्कस करना है, इस बात की अवेयरनेस भी करनी है कि जो हमारा गरीब तबका है जिसको उठाने की जरूरत है, जो प्राइम मिनिस्टर भी बार बार बात करते हैं कि हमने निचले तबके को उठाना है, उनको देखे डिफरेंट तरीके हैं जिनके साथ आप लोगों को उठा सकते हैं, लोगों के साथ ले जाए।
इसके कि आप उनके लिए रोजगार के मौके रोजगार के मौके खुशी के शादियाने बजाते हैं। अभी देखिए सब लोगों को उठाएं गुल साहब, मैं आपकी बात सुनिए, मुझे 2 मिनट लोगों को बड़ी अहम बात है। मुझे भी कंक्लूड जी आमिर साहब, अभी गुल साहब ने भी इस बात पे एग्री किया, आपने भी किया और इमरान भाई ने भी किया कि हमने टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर बेहतरी की। ठीक है जी, देखिए फैसलाबाद जैसा आपका शहर बिल्कुल उसके ऊपर, और वहां पे कितने लोग आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप चले जाए तो आपको मजदूर नहीं मिल रहे। टेक्सटाइल के लोग जो है अगले 6-6, 8-8 महीनों के लिए बुक है। अच्छा, पावर लूम्स बंद नहीं पड़ी? आप जरा फैसलाबाद का मुझे बताइए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और पावर लूम में आप डिफरेंशिएट करते हैं? पावर लूम एक छोटा कॉटेज गुजारिश होता है। नहीं, मेरी वही मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं ना कि आप कह रहे हैं 8 महीने के लिए वर्कर नहीं मिलता सर? नहीं मिल रहे। आप फैसलाबाद जैसे शहर में जाके तो देखें कि वहां पे क्या हालात है। पावर लूम्स अपनी 100% फंक्शनल कैपेसिटी पे काम कर रही हैं? मेरा ख्याल है मैक्सिमम वहां पे। इमरान, अच्छा जी, मैंने जब इस पे अच्छा मुझे इमरान भाई मुझे पूरा इमरान इस बात को ज़हन में रखिएगा, ठीक है यहां से शुरू कीजिएगा। दूसरा जो बड़ा फैक्टर है, आज आप देखिए कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जिसके साथ डायरेक्टली कोई 45 के करीब जो इंडस्ट्रीज है वो लिंक होती हैं, आज उसमें बड़ी स्पीड से काम हो रहा है। आपके प्रोवाइड शुरू हो रहे हैं, आपकी चीजें चलना शुरू हो गई हैं। और उसके बाद अभी ये बात कर रहे थे कि ज़राअत के ऊपर, उसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। उसके बाद जो मेरी जरा गुजारिश सुने ना, आज आप किसान से जाके बात करें, जो ये गंदम का पहली दफा रेट हुआ है, इससे पहले इस तरह के कभी इनिशिएटिव लिए गए। आज आप गन्ने के किसान से जाके पूछें कि जो 6-6 महीने 8-8 महीने रुलता था कि उसको पैसे मिल जाए, आज उसको 15 दिनों के बाद पैसे मिलना शुरू हो गए हैं। तो आज अगर ये चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं तो मेरा ख्याल है कि हमें इन सारी बातों को मानना भी चाहिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज बेहतरी की तरफ चल रही है। जी इमरान जी, हम बात कर रहे थे, बल्कि हमारे भाई बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ से रिगार्डिंग द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन फैसलाबाद। अच्छा जी, उस पर जरा आप गुजारिश सुन लीजिए। मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर एक कंपैरिजन दिया जिसमें पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, इन तमाम की एक्सपोर्ट्स का एक कंपैरिजन दिया। उस हवाले से मैंने एप्टमा से रब्ता किया, और जब एप्टमा ने मुझे फिगर्स ईमेल की तो आप यकीन जानिए कि जो फिगर्स ने उसने मुझे एक दफ़ा हिला के रख दिया। मुझे उन्होंने फोन पे उन्होंने जब मुझे बताया कि हम फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कि सबसे पहले जरा फुल कैपेसिटी डिफाइन कर दें, क्या फुल कैपेसिटी किसको कहते हैं? तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि फुल कैपेसिटी का एप्टमा को भी नहीं पता था कि क्या है। सिर्फ एक मीडिया के अंदर हाइप क्रिएट करने के लिए कि हम फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। और जब इस वक्त आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बहुत से दोस्त हमारे ऐसे हैं जो कि काम करते हैं, जब मैंने उनसे, ये परसों की बात है, जब मैंने उनसे इस बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि जी जो लेबर ये कह रहे हैं ना कि नहीं मिल रही है, वो स्किल्ड लेबर नहीं मिल रही है। और स्किल्ड लेबर क्यों नहीं मिल रही है उसकी मैं आपको बात बता देता हूं। बहुत बड़ी आबादी जो है वो बेरोजगार पड़ी हुई है। जो स्किल्ड लेबर है, आपने 12-15 साल से इंडस्ट्री बंद रखी हुई थी, जब आपने चलाई है तो वो कहीं और रोजगार पे लगे हुए हैं, उनको काम नहीं आता, वो स्किल्ड लेबर इनको नहीं मिल रही। पावर लूम्स की ये सूरत हाल है कि जिसके पास छोटी छोटी पावर लूम्स थी वो मैक्सिमम इस वक्त बंद पड़ी हुई है। जो बड़ा टेक्सटाइल सेक्टर है वो सिर्फ चल रहा है जिनके पास फंड थे। और मैं वहां पे ये भी आपको बता दूं कि वो इसलिए भी नहीं चल रही है कि गवर्नमेंट ने जो कहा है ना कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, उसका चंदा भी जो है, उसकी भी जो लॉटरी है और उसका भी जो टोकन निकला है वो भी सिर्फ चंद लोगों के लिए निकला है। छोटी इंडस्ट्री है वो पावर लूम्स के लिए भी है इमरान जी। नहीं, जो पावर लूम्स वाले हैं वो इस वक्त बंद पड़े हैं, मैक्सिमम पावर लूम्स बंद पड़े हैं, इसलिए ये नहीं बताते मैक्सिमम अफराद जहां से रोजगार मिलता है। और सबसे ज्यादा जो मिडिल क्लास को तरक्की मिलती है, मिडिल क्लास की जो प्रमोशन होती है, उसका जो रोजगार बेहतर होता है वो वहां से होता है। जो बिग जायंट्स बैठे हैं वो तो पहले भी पैसा कमा रहे थे, वो आज भी पैसा कमा रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को एक कंक्लूजन की जानिब लेकर जाएंगे कि हुकूमत जब तक मसाइल का इदराक नहीं करेगी, या तो इमरान साहब किसी और पाकिस्तान में रहते हैं या फिर आमिर कुरैशी किसी और पाकिस्तान में रहते हैं, जब तक ये दोनों एक पाकिस्तान में नहीं रहेंगे तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
हवाले से आमिर कुरैशी साहब 28 मई को जिस दिन यौम तकबीर नून लीग मना रही थी, कच्चे के इलाके में तेगू खान ने एक शख्स के हाथ पांव काट दिए और वजीर आजम ने कच्चे के इलाके में डाकुओं को गिरफ्तार करने का टास्क दिया पाकिस्तान की फोर्सेस को, और आज तक कच्चे का इलाका क्लियर नहीं हो सका। आमिर कुरैशी साहब, आज 23 जून है, जिस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की ये सूरत हाल हो कि मार्टर मशीन गने और जो लाइट मशीन गने हैं वो डाकुओं के पास हो, क्या वहां पर इकोनॉमी थराइव कर सकती है? आमिर कुरैशी, वैसे मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ, और ये हमारी, मैं समझता हूँ मिनासिल कौम सबकी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में इस तरह के हालात हैं। और फिर वो पॉलिटिकल बात हो जाएगी। गुल साहब थोड़े ना बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं मेरी बातों से कि ये हालात शुरू कब से होना शुरू हुए, और चीज़ें आज आप देखें ना, जिन जिन चीज़ों पे हमने कंट्रोल किया, जिन जिन बाउंड्रीज के ऊपर गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, कराची से लेके आपकी अफगानिस्तान की के बॉर्डर तक, कच्चे का नहीं मेरी बात सुने, उसके ऊपर देखें, उसके ऊपर कहां से कब से लोग बैठे हुए हैं, और उसको मैक्सिमम हद तक उसको क्लियर भी कर लिया गया है। उसमें जाहिर है कि उसमें हमारी फोर्सेस का बड़ा वाले करके ले जाते हैं, और पुलिस वाले जो है मुज़ाकरात करके लोगों की मिन्नत तरले करके अपने साथी बाजियाब करवाते हैं। कच्चे के इलाके के हालात है ना जी, वो सारा वो पंजाबी से कहना बेले का इलाका है और मुश्किल मामलात है, लेकिन बहुत सारी चीजें वहां क्लियर हो चुकी हैं। गुल साहब, डेरा गाजी खान में बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियां चलती हैं, और लाहौर में एक्साइज वाले नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को रोककर रिश्वत तलब करते हैं। क्या इस तरह पाकिस्तान में इकोनॉमी थराइव कर सकती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है जहां एक ही मुल्क में बैक वक्त कई कवानीन नाफिज हों? वही गुल साहब, देखिए, बदकिस्मती की बात है। इसी तरह की एक और बात, अवामी बातों की तरफ, फिगर पे मैं जाऊंगा, फिर कुरैशी साहब कह देंगे जी फिगर। इस वक्त शहर लाहौर, जो कि 1.25 करोड़ की आबादी का शहर है, और जहां पर सिर्फ 220 बसें जो है वो इस वक्त चल रही हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट ने 1570 के करीब बसेस जो है वो और जो है वो मांगी हैं, और इनकी हालत ये फिगर्स के ऊपर बिल्कुल ना जाएं कि हालत ये है कि पंजाब का जो बजट है पिछली दफा जो है उसका सिर्फ 40% जो है वो खर्च हुआ। तो अगर नाहली की इनकी पोजीशन ये हो कि जो बजट इन्होंने अनाउंस किया है और उसका अगर 80% बजट भी ये खर्च ना कर पाए, लास्ट क्वेश्चन इमरान, उसमें क्या है? फेडरल गवर्नमेंट से और सूबाई गवर्नमेंट से क्या ब्यूरोक्रेसी ताउन कर रही है इकोनॉमिक प्लान को इंप्लीमेंट करने में? देखिए जी, अब तामुन ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सारी ब्यूरोक्रेसी तो 5-5 दफा बदल दी गई है। अब जो लोग आ गए, तो ये भी नहीं कह सकते ये नून लीग के लोग हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूँ, जो मैं गुफ्तगू के दौरान कर रहा था, कि इस वक्त जो तवज्जो है, आपको पता है कि तवज्जो अगर सेंट्रलाइज्ड होगी, पॉजिटिव होगी, सही डायरेक्शन में होगी, तो सारे मामला हल हो जाएंगे। तवज्जो इस तरफ है कि इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट ने मूव की है एक प्रपोजल कि जो भी तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, जो भी सियासी जमातें हैं, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगी, हमसे पैसे ना पूछे जाएं। और इसकी बैकग्राउंड ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है, और आप इस पूरे केस को देखें कि इन पूरे केस में पार्टी की पड़ी हुई है और मुल्क की कुछ नहीं पड़ी। कॉर्पोरेशन बहुत बहुत शुक्रिया आपका वही गुल साहब, आमिर कुरैशी साहब। नाज़रीन, जैसा कि इमरान ने कहा कि चकवाल से इस्लामाबाद मोटरवे हो या लाहौर एयरपोर्ट हो या पाकिस्तान के दीगर एयरपोर्ट्स हो, उन्हें गिरवी रख दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान में गरीब कम हो रहे हैं, गुर्बत कम हो रही है और इकॉनमी तरक्की कर रही है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।